नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा नेता मनोज पांडे का बड़ा हमला। आपको ये बता दें कि मौर्य को मनोज पांडे ने असुर करार दिया है। न्यूज़ वन इंडिया के सवाल के जवाब में बोले मनोज पांडे, असुरों और देवताओं के बीच सदा से संघर्ष रहा है। भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण में पहुंचे थे मनोज पांडे। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के सवाल पर मनोज पांडे का ये जवाब। बिना नाम लिए मौर्य को असुर करार दिया है। इसके साथ ही सपा के विधानसभा में मुख्य सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री है मनोज पांडे। तो यहां पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सपा में सब कुछ ठीक नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते रहते हैं और यहां पर सपा जो है वो भी इस बयान से किनारा करती है। लेकिन इसी बीच मौर्य को मनोज पांडे ने असुर करार दिया है। न्यूज़ वन इंडिया के सवालों के जवाब में मनोज पांडे ने ये बात कही और इसके साथ ही आपको बता दें कि असुरों और देवताओं के बीच सदा से संघर्ष रहा है। ये भी कहा उन्होंने। भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण के दौरान मनोज पांडे पहुंचे थे। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के सवाल पर मनोज पांडे का ये जवाब सामने आया है। बिना नाम लिए मौर्य को असुर करार उन्होंने दिया। इसके साथ ही सपा के विधानसभा में मुख्य सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री है मनोज पांडे। महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार वो भगवान को लेकर के टिप्पणी करते रहते हैं। एक तरफ आप भगवान जी की मूर्ति का जो है यहाँ पर अनावरण करने आए हैं। देखिए, ये आदिकाल से है, ये आज से नहीं है। आदिकाल से ये लड़ाई चलती रही। असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में सदैव ये लड़ाई चलती रही। आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार वो भगवान को लेकर के टिप्पणी करते रहते हैं। एक तरफ आप भगवान जी की मूर्ति का जो है यहाँ पर अनावरण करने आए हैं। देखिए, ये आदिकाल से है, ये आज से नहीं है। आदिकाल से ये लड़ाई चलती रही। असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में सदैव ये लड़ाई चलती रही। आपकी ही पार्टी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा यहां पर मनोज पांडे ने। उन्होंने साफ तौर पर, जब न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कई तरीके के सवाल उठाते रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सदा से ही देवताओं में और असुरों में इसी तरीके से झगड़ा रहता था। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सपा में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते हुए आते हैं और इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर रहती है और सपा कहीं ना कहीं इस तो मौर्य को मनोज पांडे ने असुर करार दिया है। तो बड़ी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के सवाल के जवाब में मनोज पांडे बोले हैं। उन्होंने कहा है कि असुरों और देवताओं के बीच सदा से संघर्ष रहा है। अब इस बयान के क्या कुछ मायने हैं ये देखना होगा। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण के मौके पर वो पहुंचे थे और इस दौरान दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम, हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। लेकिन देखिए, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से तो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब सपा के ही एक नेता ने, जिनका नाम है मनोज पांडे, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में संघर्ष रहता है। यानी कि साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन मौर्य को असुर बोल दिया। नहीं, देखिए, किसी की भी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के स्टैंड को इससे बल मिलता है कि जो धर्म करने वालों को जो आम आवाम है वो पसंद नहीं करता। दिनेश जी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर सपा में टूट होती है तो उसके एक बहुत बड़े जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे? नहीं, ये मैंने पहले शब्द का प्रयोग किया है कि समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है। कौन जिम्मेदार होगा, कौन नहीं होगा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके जो मोदी जी का आकर्षण है, योगी जी का जो आकार करने की शैली है, उससे बहुत तेजी से लोग प्रभावित हुए हैं और वो अपने दलों के हटवादिता से ऊबकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। बहुत सारे ऐसे हैं विपक्ष के लोग। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हम तक साझा किए।
दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले रहे थे। दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से सपा के नेता का ये बयान सामने आया है, तो यहाँ तो ये पता लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से यहाँ पहले से ही तो सपा किनारा करती हुई आई है, लेकिन सपा में कुछ ठीक नहीं है, ये भी अब इससे जाहिर हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब कल यहाँ पर मनोज पांडे जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो यहाँ पहुंचे थे शाहजहांपुर में, और उन्होंने साफ तौर से जब न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने उनसे खासकर पूछा कि एक तरफ आप भगवान को इतना मान रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं आपके ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो राष्ट्रीय महासचिव है इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार भगवान को लेकर के गलत टिप्पणी करते रहते, तो उन्होंने साफ तौर से उन्होंने इशारे में कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना, उनको नाम ना लेकर के उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि एक तरफ भगवान है और एक तरफ असुर है। तो कहीं न कहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद को मौर्य को जो है असुर बता दिया है। तो ये कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है, इससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है तो एक तरफ मनोज पांडे है। तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता है वही, तो उन्हीं लोगों में कहीं न कहीं आपस में फूट पड़ती इसलिए नजर आ रही। कहीं न कहीं ये लगता है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव जो है हारी है, उसके बाद कहीं न कहीं जो नेता थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य से कटने लगे। ऐसे में जब कल ये साफ तौर से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने पूछा कि कहीं आप भगवान की जब बात आती है तो आप सबसे आगे खड़े आते हैं और वहीं आपके पार्टी के नेता, तो उन्होंने साफ तौर से इशारे में स्वामी प्रसाद मौर्य को असुर बता दिया। सपना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो अब ये जो बयान है वो क्या रंग रूप लेता है ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज पीएम मोदी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आज शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में 8 और 9 अगस्त को बहस हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से सांसदों ने जवाब भी दिया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे इस मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि संबोधन को लेकर पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि आज शाम करीब 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। हालांकि इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो अविश्वास प्रस्ताव का आज तीसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे जवाब देने वाले हैं हर उस हमले का जो बीते 2 दिन से विपक्ष करता नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे उठाए गए, मणिपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको बता दें और याद दिला दें कि अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेकर आया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह मणिपुर ही है, क्योंकि यहां पर विपक्ष लगातार पहले से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ बोले और अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर पर जवाब यहां पर विपक्ष चाहता है। और आज 4 बजे, शाम 4 बजे का वो समय आप नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब देने वाले हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, अब यहाँ पर कंफर्म्ड हो चुका है 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो सरकार को घेरने का काम है वो विपक्षी सांसद कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो कांग्रेस सांसद है गौरव गोगोई, वो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उसके बाद जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने भी सदन में बोलते हुए सीधे तौर पे सरकार पर हमला बोला और कहा कि मणिपुर जल रहा है और ये भी कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। हालांकि राहुल गांधी को करारा जो जवाब है वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या स्मृति ईरानी की बात करें, तमाम सरकार के जो मंत्री हैं उनकी ओर से भी दिया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नजर आएंगे और करीब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कयास यही लगाया जा रहा है कि मणिपुर मामले पर भी प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है
तब से मानसून सत्र बिल्कुल का एक पीयूष, और अब नजर रहेगी शाम 4 बजे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यवाही के दौरान क्या कुछ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अब तक साझा करने के लिए। इसी बीच आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। एलिमेंट्स के वजह से पब्लिक मनी को लीक करवाने के लिए जो काम होता था वो अभी बंद हो गया है। सर, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 2 स्कैम्स, 2G स्कैम एंड कोल स्कैम। 3.56 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। हम मगर डीबीटी के द्वारा 2.76 लाख करोड़ का बचत दिखा रहे हैं, क्योंकि लीकेजेस को बंद कर दिया, दलाली को बंद कर दिया। 2.76 लाख करोड़ हम सेविंग में दिखा रहे हैं। सर, लॉन्च करने में एक मजा है, स्कीम लॉन्च करते जाओ, मगर उसका पालन और इंप्लीमेंटेशन में कोई सख्ती दिखाना नहीं है। वो है कांग्रेस का नियत। बार बार बोलते हैं जन औषधि केंद्र भी हमारा प्रोग्राम है, हम ही लॉन्च किए हैं। हाँ, लॉन्च किए हैं जरूर, हवा में रह गए हैं, जमीन पे लोगों के पास नहीं आया वो जन औषधि केंद्र। मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि आखिर हम लोग ग्रास रूट्स और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जन औषधि केंद्र का प्रोग्रेस आपके सामने में रखना चाहती हूं। Sir, objective of Jan Aushadhi Kendra was to make sure that at least one Jan Aushadhi Kendra or store will be in each district. जब यूपीए ने लॉन्च किया उस समय उनके मकसद ये था कि जन औषधि केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो, मगर 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 80 लॉन्च किए हैं यूपीए, सिर्फ 80। इस देश में तब मान लीजिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रहते थे, अभी तो 700 से ज्यादा हो गए। 600 में से सिर्फ 80 तक पहुंचे, 8 से लेकर 14 तक, 2008 से 14 तक। सो लॉन्च करने में खुशी है मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं। मगर हमारे नीयत अलग है, इंप्लीमेंटेशन के ओर है। लोग वेट करते रहे और वेट करते रह गए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा जन औषधि केंद्र और हम सस्ते दवाई खरीद पाएंगे, मगर नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। पीएम मोदी हिमसेल्फ फेल्ट द पेन ऑफ हाउ high prices of drugs are affecting normal middle class and poor family. As a result, he took direct interest in it and made sure Jan Aushadhi Kendra are implemented and opened in every district. If you see the progress between 2014, every year the numbers increased. In 1 year, the number of stores tripled from 80 to 279, 15-16 mein. And then it became 1080 in 16-17. The target of opening 3000 kendras was achieved in December 2017. Sir, now साल में अभी 9484 जन औषधि केंद्र देश भर में है. And these Jan Aushadhi Kendras have nearly 50 to 80% cheaper medicine, which benefits the middle class, which benefits the poor, and nearly 1341 हो गया है अभी. 2014 में 700 ही थे. तो निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे. बहरहाल अब नजर 4:30 बजे पर रहेगी, 4 बजे पर रहेगी, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी नानपुर के दंगा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पूर्व मंत्री ने इस दौरान पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है. वहीं बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार का एक ही मकसद है, देश के माहौल को खराब करना. तो सीतामढ़ी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार पर जमकर हमला बोला गया. यहां पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि
माहौल को खराब करना। तो देश के माहौल को खराब करना केंद्र सरकार का मकसद है, ये कहना है पूर्व मंत्री अली अशरफ का। वहीं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार के 73 साल वाले बयान पर उन्होंने ये कहा है कि ये बयान सुनकर मुझे दुख हुआ। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार अब लगभग समाप्त है। साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो 10 लाख नौकरियां देने का दावा किया था, वो 10 लाख नौकरियां कहां हैं? शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात कही थी। 1 साल में उनकी सरकार पूरी तरीके से फेल रही। वहीं अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन को विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने संबोधित किया। शकील अहमद खान ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये कहा है कि अगस्त क्रांति दिवस का विशेष महत्व है। इसी साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा बुलंद किया था। वहीं खबर कटिहार जिले से है, जहां आपको ये बता दें कि समाहरणालय के पास भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारी संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि सरकार अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कटिहार में कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन यहाँ देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे जिले में अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने नए कार्यालय की शुरुआत की है। इस कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है। वहीं इस दौरान अजीत पवार ने कहा है कि हमारा लक्ष्य ठाणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यालय पर होगा, जिसे आनंद परांजपे, इसके साथ ही नजीब मुल्ला और उनके सहयोगियों ने अथक प्रयासों से बनाया है। वहीं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने योजना का शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ये सभी बेटियां और ये जिन्होंने अभी अभी ये स्मार्टफोन प्राप्त किया है। माननीय के साथ एक समूह छाया चित्र, सभी अतिथिगण, राजस्थान सरकार की अनूठी पहल और ये सौगात प्रदेश की बेटियों को। अब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाने और पात्र परिवारों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज शुभारंभ हुआ। ये योजना प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, तो सीएम अशोक गहलोत की कार्यक्रम में मौजूदगी है, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।